बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है, अपोजिशन पार्टीज़ में हमें इत्तेहाद होता हुआ दिखाई भी दिया और उसके बाद टूटते हुए भी हम सब ने देखा। हालिया जो इत्तेहाद था पीडीएम के नाम से बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। स्पेशली अगर हम बात करते हैं दो अपोजिशन बड़ी पार्टीज़ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो हमने देखा जब ये इत्तेहाद टूटा, पीडीएम जब बिखर गई, तो एक दफ़ा फिर से बयानबाजी शुरू हुई दोनों पार्टीज़ की तरफ से। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बजट सेशन हुआ, बजट इजलास हुआ, उसमें हुल्लड़बाजी तो एक तरफ, लेकिन उसके अंदर एक कुछ हमें मनाजिर इस तरह के भी दिखाई दिए कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ हमें एक दूसरे से बात करते दिखाई दिया और बड़े फ्रैंक और बड़े क्लोज माहौल में हमें इस तरह के मनाजिर जो हैं वो दिखाई दिए हैं। जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद है, इसको हम लिंक करेंगे अपने इस सवाल से कि क्या शहबाज शरीफ और बिलावल के माबैन कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। इस सवाल को मैं लेकर जाऊंगी अपने पैनलिस्ट की तरफ। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद शुएबुद्दीन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फयाज वड़ाइस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। प्रोफेसर एजाज अहमद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करती हूँ, आप एनालिस्ट हैं। और इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान अल मशरकी साहब, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शेब साहब आपसे शुरू करेंगे जी। क्या कुर्बतें बढ़ रही हैं? अगर इसको फिर से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नहीं, ये अपना सियासी मुलाकातें हैं। अच्छा, ये कुर्बत कभी भी नहीं बढ़ सकती इन दोनों पार्टियों में, कि दोनों में से कोई भी ग्राउंड की रियलिटीज पंजाब के मुताबिक एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती। लेकिन सियासी कुर्बतें तो पहले भी थी। नहीं, सियासी कुर्बतें मैं बता देता हूँ आपको। 2008 में जब इलेक्शन जीत के शहबाज शरीफ साहब आए तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। बिल्कुल। जब तक के मुस्लिम लीग काफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अपनी पोजीशन मजबूत नहीं किया, पीपल्स पार्टी की जरूरत खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी को वो बड़ा बुरा तजर्बा मुझे याद है आज भी, कि शहबाज शरीफ ने उनको इस्तेमाल किया और मुंह साफ करके पूछने वाले टिश्यू की तरह उठा के फेंक दिया। सही। वो उससे, और उसका रिजल्ट जो निकला था कि पीपल्स पार्टी और नून के साथ इकट्ठा होने का कि ज्यादा बदजन हो गया अपनी पार्टी से। बिल्कुल सही। कि वो जमात जो हमारी बीबी को गालियां देती थी, आप देखें वो जरदारी और बिलावल जो मर्जी हो, लेकिन बेनजीर का अपना मुकाम आज भी जैले की नजर में मौजूद है। ठीक है। कि वो जमात जो भुट्टो को और बीबी को गालियां देती थी, हम उसके साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल सही। ये वो वजह है जो यहाँ पे आके दरमियान में इकट्ठी नहीं होने देती। फिर मुस्लिम लीग नून अगर अपनी सीटों में से शेयर दे देगी अपना पीपल्स पार्टी को, तो फिर खुद क्या करेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पंजाब उनका गढ़ है, जैसे कि पीपल्स पार्टी का गढ़ सिंध है, पंजाब उनका गढ़ है। क्या वो पंजाब को वहां पे कंपनसेट करेंगे? कभी भी नहीं। ये सीधी सी बात है, ये इन दोनों के दरमियान कुर्बत ऐसी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये सिर्फ अपना बजट इजलास तक की है ये। अच्छा। जरदारी साहब और वो मुलाकातें हुई, जरदारी साहब और बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे जाते हैं हॉल के अंदर, बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं। एंड पे पहुंच के बिलावल पीछे एक कदम रखते हैं और शहबाज शरीफ आगे चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन इन्हीं हालात में आसिफ जरदारी साहब लाहौर आए हैं और जरा क्याम का इरादा लेके आए हैं। अच्छा। और यहाँ पे काफी अरसे के बाद आए हैं और उनके क्याम का जो मकसद है वो भी पीपल्स पार्टी को दोबारा खड़ा करना है अपने पैरों पे पंजाब में। सही। उसमें जो शायद पहली तब्दीली होने वाली है वो कायरा साहब की छुट्टी होने वाली है। अच्छा। हाँ जी, कायरा साहब से पार्टी इतना अरसा हो गया, 3 साल में 4 साल में पार्टी बन नहीं सकी, खड़ी नहीं हो सकी, कोई इलेक्शन नहीं जीत रहे, कोई कुछ नहीं हो रहे। अच्छा। वही बुरे हालात हैं। एक पुराने सदर हैं कासिम जिया, ओलंपियन जो हॉकी के खिलाड़ी थे, उन पे नजर इनायत नजर आ रही है इस वक्त जरदारी साहब की, और उनसे मुलाकातें भी मुतवक्को हैं। ठीक है। सरदार जुल्फकार खोसा साहब जुनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल। जो मेरे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि सरदार जुल्फकार खोसा की भी जरदारी साहब से मुलाकात मुतवक्को है। ठीक है, ठीक है। जुनूबी पंजाब में मखदूम अहमद महमूद भी मौजूद हैं और यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट वो नहीं आए जो चाहिए थे, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो और पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब के अंदर अपना कदम मजबूत करना चाह रही है। ठीक है। कदम मजबूत करने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून का शेयर तोड़ना, पीपल्स पार्टी का शेयर तोड़ना।
मैं नहीं समझता कुर्बतें नहीं हो रही, कुर्बतें नहीं हो सकती। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे एक दूसरे के मुखालिफ है। बिल्कुल सही है। फयाज साहब फरमाइएगा, एक और भी इसके अंदर पॉइंट है, शीन ब्लॉक अलग कहा जाता है, ये जो हमारी मुस्लिम लीग नवाज अलग कहा जाता है, मुस्लिम लीग शहबाज इसको अलग कहा जाता है। तो पहले हमने देखा कि मरियम नवाज की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी पीपल्स पार्टी के साथ, बिलावल के साथ, फिर वो ख़त्म हुई। अब हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, यानी कि दूसरे ब्लॉक की, जिसको कहा जाता है नून लीग में। तो क्या वाकई कुर्बतें बढ़ रही हैं उनके अलावा इनकी? पहले तो सुमेरा ये बात है कि ये शीन और नून नहीं है, ये दोनों एक ही जमात हैं। ये बिल्कुल भूल जाएं कि ये नून की कोई और पॉलिसी और शीन की कोई और पॉलिसी है। ये एक ही पॉलिसियाँ और एक ही घर के लोग हैं, इनकी एक ही सोच है। बस हम लोगों को उल्टी सीधी बातें ये बताते रहते हैं। तो दूसरा, ये जो हमारे मुल्क की सियासत है ना, ये सारी मुफाद पे मबनी है। हम बैठे हैं, तबसरे कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चैनल्स पे बैठे हैं, अखबारात में लिखा जा रहा है और इनके बारे में हम की अच्छी उम्मीदें और बुरी बातें इनके बारे में जहन में रखते हैं। ये सारा मुफाद है। जहाँ मुफाद आ जाएगा, ये बगैर सोचे समझे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इनके दिल भी मिल जाएंगे, इनके ख्यालात भी मिल जाएंगे, इनकी बातें भी मिल जाएंगी, इनकी सोचें भी मिल जाएंगी। और जहाँ मुफाद नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे अजनबियों की तरह उठकर चले जाएंगे। आप देखा ना, PTM का इतना बड़ा शोर, इतना बड़ा हंगामा था, एक PTM मुल्क की सियासत को उसने हिला कर रख दिया था और लग रहा था कि PTM कुछ करने वाली है। लेकिन जहाँ उनके यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले पर जहाँ थोड़े से मफाद उनके आपस में टकराए, तो एक 10 सेकंड में वो देखा ही नहीं कि कौन किसका दोस्त है, अपनी अपनी चाय की प्याली उठाई और चल पड़े। तो ये मुफादात है, मुफाद के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। इन पर बिल्कुल ये कोई पक्का ना कानून नाफिज कर दें कि ये इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। जहाँ जहाँ इनकी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ जहाँ इनके मामला इकट्ठे होंगे, पहले मरियम के साथ थे, अब शहबाज शरीफ साहब आ गए मैदान में। और आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में कैसे उनके अपने खुशखबरियाँ, कैसे बातें, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज अगर देखें दोनों की, शहबाज के और बिलावल के, ऐसे मिल रहे थे, दूर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं। और जो गुफ्तगू करते हैं जैसा पुराने जराने होते हैं, मुफाद के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ, मेरा इस सवाल का जवाब यह है कि ये मुफाद के लिए इकट्ठे होंगे और बड़ा चांस है, क्योंकि उनका जब मुफाद टूटेगा तो फिर अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी लग रहा है कि दोनों तरफ कुछ मामला आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका जवाब आ गया। सर प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे इस पॉइंट पे? वाकई कुर्बतें बढ़ रही हैं? अगर बढ़ रही हैं तो उनके रीजंस क्या? मेरा ख्याल ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है कि जिसमें वो, जैसे वराई साहब ने कहा कि अपने अपने वो सर्टेन गोल्स हैं जिनको इन्होंने अचीव करना है। तो वो जैसे वो शॉर्ट टर्म में गोल अचीव होते हैं, फिर उसके बाद वो सेपरेट हो जाएंगे। चूँकि इनकी हिस्ट्री दोनों की है कि इनकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, स्कूल ऑफ थॉट्स इनके जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। अगर नून लीग को देखें और पीपल्स पार्टी को देखें, तो ये रिलेशनशिप जो है ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, काइंड ऑफ ब्लाइंड डेट के जैसी एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, दे विल गेट मीन अवे फ्रॉम ईच अदर। दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है, यानी कि इकट्ठे हो सकते हैं, ये इकट्ठे हो सकते हैं टू अचीव सर्टेन गोल्स के लिए और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। हामिद खान साहब, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक आपका सवाल है, देखें, जिस वक्त PDM के रास्ते जुदा हुए हैं और साफ नजर आया कि जिस अंदाज में मरियम नवाज ने बिलावल और पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाए और उसके जवाब में बिलावल और पीपल्स पार्टी ने और दोनों जमातों की क़ियादत ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। किसी ने डिक्टेटर की पैदावार कहना शुरू कर दिया और किसी ने कहा जी कि ये अब नया सिलेक्टेड बनने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करके मरियम नवाज ने जिस तरह कहा। तो उसके बाद आपको याद होगा कि एक दो दिन के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था बिलावल ने, और वो ये था कि जी हम मुस्लिम लीग नवाज की उस क़यादत से बात करेंगे जो पार्लियामेंट में मौजूद है, क्योंकि हम पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते हैं। और आप भी जानते हैं कि पार्लियामेंट में ना तो नवाज शरीफ साहब है ना ही मरीम नवाज है, बल्कि उनकी जगह हमजा शहबाज वो पंजाब में हैं, और जबकि मरकज में जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं। सो ये जो आपका सवाल है, ये मतलब इस हवाले से अपना जवाब खुद रखता है कि बिलावल ने जैसे ही मुस्लिम लीग नून से उनके फासले हुए तो वहीं पर उन्होंने तय कर लिया था, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी बन गई कि उन्होंने अब
शहबाज शरीफ साहब से रास्ते जो हैं वो मिलाने हैं, शहबाज शरीफ साहब से कुर्बतें बढ़ानी हैं। और शहबाज शरीफ साहब की ये जो खूबी है, या आप समझ लें जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से भी बेहतर ताल्लुकात हैं, वो मुफाहमत और जो है वो मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, कन्फ्रंट्रेशन की तरफ और इस तरह खुलेआम जंग की तरफ नहीं जाते हैं। और इसी तरह की सियासत जो है वो जरदारी साहब ने की। आपने देखा कि 2008 से 2013 तक जिस तरह जरदारी साहब ने पूरा ऐवान मुफाहमत की सियासत पर चलाया, वो अपनी मिसाल आप है। सो इसलिए इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं हो सकती कि बिलावल शहबाज शरीफ के साथ कुर्बतें बढ़ाने में कंफर्टेबल हैं, और इसी तरह शहबाज शरीफ भी बिलावल के साथ कुर्बतें बढ़ाने में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बिलावल के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। जरदारी के बारे में उन्होंने इतना कुछ कहा हुआ है, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं एक्सेस बैगेज। शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत कुछ है जो उन्होंने जरदारी साहब पे इल्ज़ामात लगाए, सड़कों पर घसीटने का दावे किए, और उस सब हवाले से बड़ी क्लियर बात है कि दोनों के लिए काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी आसानी है अगर दोनों आपस में मिलकर बात कर चलते हैं। और इससे इनकार नहीं है कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो बड़ी मजबूत अपोजिशन होगी, जो पीटीआई को ज़्यादा टफ टाइम देगी उस पीडीएम के जलसे जुलूस के प्लेटफॉर्म की निस्बत, जिस पर आवाम ने इतनी तवज्जो नहीं दी थी, ना ही आवाम में उसको कोई बहुत पजीराई मिली। सो पीडीएम का जहाँ पर किस्सा ख़त्म हो रहा है, वहाँ अपोजिशन अगर ऐवान के अंदर ताकत पकड़ती है तो बिलाशुबा पीटीआई को कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। इलेक्शन करीब आ गए हैं, बिलावल और शहबाज शरीफ का इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है, लेकिन सियासत में कुछ भी यकीनी नहीं। ठीक है हामिद खान साहब, आपका भी जवाब आ गया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, आप सब जानते हैं अफगान सूरत हाल इस वक्त क्या है। एक डेडलाइन दी गई थी अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला की, सितंबर की, और सितंबर में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और अमरीकी फ़ौज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना भी शुरू हो गई है। आज का जो हमारा सवाल है अपने मेहमानों से वो यही है कि क्या अमरीकी फ़ौज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमन कायम रह सकेगा या नहीं। शुएब साहब, आप क्या कहेंगे? तमाम सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है, जो तालिबान है उनकी भी सिचुएशन आपके सामने है, अफगान हुकूमत जो है उनकी भी सिचुएशन आपके सामने है। क्या कहेंगे, अमन कायम रह सकेगा वहाँ पर? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि अमन कायम रह सके, बल्कि ज़्यादा अल्फाज में वाज़ेह कह देना चाहिए कि मुमकिन नहीं है अमन कायम रहता वहाँ पे। अच्छा, जो वो हमारा पुराना तजर्बा है वहाँ का कि जब 90s में सोवियत यूनियन शिकस्त खा के चला गया और अमेरिका ने आंखें फेर ली इस खित्ते की तरफ से, तो फिर वहाँ पे जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। बिल्कुल, कि किस तरह खाना जंगी हुई, किस तरह आपस में लड़ते रहे वही लोग जो इकट्ठे मिलके रशिया से लड़ रहे थे, सोवियत यूनियन के खिलाफ इकट्ठे थे, वो आपस में इक़्तिदार के लिए छोटे छोटे इलाकों के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। अफगान बाहर की किसी कुव्वत के खिलाफ इकट्ठा हो जाता है, चाहे बरतानिया हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो। ठीक है। लेकिन जब बैरूनी दुश्मन ख़त्म हो जाता है, चला जाता है, तो अफगान फिर आपस में उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये कबाइल हैं, ये एक कौम नहीं है, ये कबाइल बटे हुए हैं बेशुमार। बिल्कुल सही। उनके दरमियान फिर कबाइल के अलावा वहाँ पे एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलने वाले हैं। वहाँ ताजक भी हैं, फ़ारसी बोलने वाले भी हैं, पश्तो बोलने वाले भी हैं। इनके आपस के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा इनके इख्तलाफात हैं। ठीक है। अब जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि काम बढ़ता जा रहा है, तेज़ी से लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। अफ़गान फ़ौज जिसको बाकायदा तरबियत दे के तैयार किया गया था कि वो अफ़गान वार लॉर्ड्स के ख़िलाफ़ लड़ लेगी और कुछ समाट लेगी, बिल्कुल सही। वो पिस्पा हो रही है और अफ़गान गोरीले जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। रोज़ाना यही ख़बरें आ रही हैं कि अफ़गानी फ़ौज को हज़ीमत का सामना है। ठीक है। वो अमेरिकन फ़ौज के बलबूते पे लड़ते थे कि वो जहाँ खड़े होते थे वहाँ पे आके अमेरिकन बमबारी कर देते थे। ठीक है। तो उस सपोर्ट के ज़रिए वो लड़ लिया करते थे। अब वो सपोर्ट उनको मौजूद नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपने अड्डे देने से इनकार कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो करीब तरीन अड्डे हैं वो कतर में जाके है। अगर ये पली तरफ चले जाएं ताजिक की तरफ, तो अमेरिका वहाँ पर कैसे पहुँचेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद अमेरिका पास करीब तरीन जगह वो ये है कि समुद्र के अंदर अपना बैरी बेड़ा ले आए और वहाँ से अटैक करे। ठीक है। आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी अमेरिका ने वहाँ से अटैक किया था, जिसमें से एक मिसाइल पाकिस्तान में भी गिर गया था, तबाह वो ख़राब हो गया था।
तो ये हो सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है अमेरिका के लिए इस वक्त कि पाकिस्तान के ऊपर से अपने मिसाइल फेंक सके। तो अब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, खड़ा हो गया है। ठीक है। चाइना के भी पाकिस्तान के साथ मुफादात इस वक्त जुड़ चुके हुए हैं। सही। रशिया भी इस खित्ते के अंदर इस नई पीस कीपिंग के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल सही। चाइना और रशिया का जहाँ किरदार है, वहाँ अब इंडिया और अमेरिका ने माइनस होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके माइनस होने के बाद आप खुद देख लें कि अमेरिका की पिठ हुकूमत कैसे चलेगी। बिल्कुल सही। आपका जवाब आ गया सर कि आपका यही कहना है जी कि बिल्कुल ये नहीं चल सकते और ये हम शिकस्त कायम रहना मुश्किल है मुश्किल है। यहाँ पे। बिल्कुल सर। फयाज साहब आप क्या कहेंगे? अफगान हुकूमत और तालिबान जब तक एक टेबल पे नहीं आते, एक दूसरे से बात नहीं करते, ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा। लेकिन अमेरिकी फौज तो अब चली जाएगी 11 सितंबर तक, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? क्या कायम रहेगा हम? शोएब साहब ने अभी रवानी में एक बड़ी अच्छी बात कह दी है कि ये इनका जो मजाज है ना, पहाड़ों में रहने वाले इन लोगों का, इन पठानों का, इन अफ़गानियों का, ये बड़ा डिफरेंट है। इनकी एक अपनी हिस्ट्री, एक अपना कल्चर है, सदियों से ये चल कर आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि अगर कोई बाहर से एक बार हमला करे तो ये इकट्ठे हो जाते हैं लड़ने के लिए, और अगर वो चला जाए तो फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया को सुन लेना चाहिए, पूरी दुनिया को ये जान लेना चाहिए। मेरा तो अपना थीसिस है ये अफगानिस्तानियों पे, और इनकी ये मिथ है कि जो दुनिया में लोग जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ समझते हैं, ये उसको सबसे ज़्यादा कम कीमत चीज़ समझते हैं, और वो है ज़िंदगी। ये ज़िंदगी की जंग लड़ते हैं और ये ज़िंदगी की परवाह नहीं करते। आपका दुश्मन अगर ज़िंदगी की परवाह ना कर रहा हो तो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त अफ़गानिस्तान के मसले से निपटने के लिए पूरी दुनिया को जो मसला है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, देखिए ना, हमने उनकी खातर उस मसले में उलझ कर इस जंग में अरबों डॉलर नुकसान किया है। लाखों हमारे बंदे जो हैं शहीद हुए हैं, कितना बड़ा नुकसान हुआ, और हमारी मैशत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कितना अर्सा मसाइल में है, और अभी भी मसाइल में है। अभी भी अफगान मुजाहिदीन हमारे सर पर बैठे हुए हैं। सही। वो बंदा सुमेरा जो जंग लड़ता है ज़िंदगी की, जो ज़िंदगी की परवाह नहीं करता, उसके सामने सारी प्लानिंग्स फेल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अंग्रेज़ बेचारे क्या करें, अमेरिका क्या करे, लंदन क्या करे, वो सब बैठते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। अभी देख लें, आपको अमेरिकन रहे हैं तो ये लड़ते रहे हैं, अमेरिकन जा रहे हैं तो वही फोर्सेस, वही एलिमेंट दोबारा एक्टिव हो रहे हैं जो जंगजू थे, जो तशद्दुद पसंद थे, और उनका गलबा आ रहा है। फिर उनका गलबा आ जाएगा, फिर दुनिया को उसी सूरत हाल पर चला जाना पड़ेगा। ठीक है। और एक और बात, जो दूसरी इनमें बात है, पूरी दुनिया के लोग अमन की ख्वाहिश रखते हैं। अमन की ख्वाहिश, हर बंदा अमन का दाइया, हर मुल्क अमन का दाइया है। Exactly. ये अमन की भी ख्वाहिश नहीं रखते, वो लड़ने में मज़े लेते हैं उनको। तो ऐसे लोगों से, ऐसे उनका मकसद ये है कि उनको रिस्क मिले, कहीं से मिले और अच्छा मिले, किसी तरह भी मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को इससे निपटने के लिए, इस मसले से निपटने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, ठीक है। हम कायम रह क्योंकि सकते ये हैं बड़े डिफरेंट लोग हैं। अफगानिस्तान में। तो अमन के तो दाई नहीं है, तो जाहिर है जब वहाँ अमन कायम नहीं होगा, अमेरिका रहे तब भी अमन नहीं था, अमेरिका जाएगा फिर भी अमन नहीं होगा, कोई और वहाँ पे तालिबान आ जाएंगे फिर भी अमन नहीं होगा, अमन नहीं होगा। तो ये हमारे लिए भी मुश्किलात रहेगी। और चूँकि हमारे पड़ोसी यहाँ, पड़ोसी फिर नसीब से मिलते हैं, हमें ऐसे पड़ोसी मिल गए हैं, तो इसको हम सब्र करना है। अल्लाह करे अल्लाह ही उनको हिदायत आए और कोई ऐसा इनकलाब आए कि वो लोग भी उस दुनिया की तरफ चल पड़े कि जहाँ वो ये फील करें कि हाँ, जान भी कीमती है और हमें अपने बंदू की जान का भी ख्याल ख्याल रखना है। बिल्कुल सही है। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अमन कायम रह सकेगा अफगानिस्तान में इनखला के बाद? मेरा ख्याल है कि अगर हम पिछले 2 डिकेड्स देखें ना, 2001 से अब तक, तो वो अफ़गानिस्तान में नॉट ओनली जनरल पब्लिक बल्कि तालिबान लीडरशिप जो थी उसने भी बड़ा सफ़र किया है सीरियसली। इकोनॉमिक सैंक्शंस रही हैं उन पे, ट्रैवल सैंक्शंस रही हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, तो दे हैव सफर्ड मोर प्रोबेबली दैन एनीबॉडी एल्स। क्योंकि वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। अच्छा, अगरचे उनका कंट्रोल रहा जब तक यूएस फोर्सेस उसमें रही हैं, कि यूएस फोर्सेस तो ये काबल और सराउंडेड एरियाज़ में थे, अदरवाइज़ मेजॉरिटी एरिया जो था वो तालिबान ही मैनेज कर रहे थे। तो अभी जो रेजिस्टेंस होगी वो काबल के एरिया में ही होगी, और लुक्स लाइक कि जो करंट सिचुएशन है इस वक्त वो ये है कि गवर्नमेंट फोर्सेस जो हैं दे आर ज्वाइनिंग तालिबान एट दिस मोमेंट। तो आज की न्यूज़ हमने देखी, कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं, इस तरह कंटिन्यूसली वो आ रहे हैं उधर से, तो वो ज्वाइन कर रहे हैं। अभी होगा यूँ, मैं जो देख रहा हूँ कि चूँकि तालिबान ने ख़ुद इतना सफ़र किया है, वो भी चाहते हैं कि वो ट्रैवल करें, वो भी चाहते हैं कि वर्ल्ड उनके साथ कम्युनिकेट करें,
इकोनॉमिक सैंक्शंस ख़त्म हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए, तो मेरा जो एक अपना ओपिनियन है वो ये है कि ये काबुल में फसादात होंगे, सिविल डिसोबीडियंस और जो आपस में अनफॉर्चुनेट सीन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अदरवाइज वंस तालिबान टेक ओवर द कंट्री तो मेरा ख्याल है कि दे विल मूव टुवर्ड्स पीस। अच्छा, कि ठीक। अब चूंकि ऑप्शन अमन रह नहीं हो गई सकता है। उनके पास। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हामिद खान साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारे जो दो मेहमान हैं उनका तो यही कहना है कि अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यही है कि अमन कायम नहीं रह सकता। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी सुमेरा मैं जो है वो जब शुएब साहब के और फयाज साहब के जवाबात सुनता हूँ तो मेरे बादल चेहरे पे स्माइल आती है। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज़ ये है कि आप ये समझें कि तुर्की इन्वॉल्व हो रहा है अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर। जी हाँ, तुर्की ने इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी है कि नेटो और अमेरिकी फोर्सेस के काबुल से निकल जाने के बाद काबुल समेत जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो तुर्की की अफवाज संभाल लेंगी। अच्छा, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। क्यों? वजह ये कि तालिबान का एक ही मुतालबा है कि जी वो किसी भी गैर मुल्की फौज को अपनी सरजमीन पर नहीं लाना चाहते। सो इस हवाले से स्ट्रेटेजिकल एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि तुर्की जो है इसमें थोड़ा आग से खेल जाएगा। तुर्की मुसलमान मुल्क होने का फ़ायदा और मुसलमान फ़ौज होने का फ़ायदा तो उठाएंगे, और लाजमी बात है कि तालिबान में भी उनके कुछ हमायती भी होंगे, कुछ नहीं होंगे, पाकिस्तान की सपोर्ट भी शामिल होगी। उन सब बातों के बावजूद जो तालिबान का जो बुनियादी नैरेटिव है कि जी हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क में खुद अमन लाएं, अफ़गानी फ़ौजें, अफ़गान अवाम, अफ़गान हुकूमत और तालिबान मिलकर, बजाय ये कि कोई बाहर की कुव्वत आकर वहाँ पर सिक्योरिटी संभाले, अमन लाए। तो इस हवाले से एक अहम क्वेश्चन है ये। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अमन के जो हैं वो बहुत ज़्यादा देर पा अमन के असरात मुझे नज़र नहीं आ रहे। अफ़गानिस्तान में जिस उजलत से और फिर एक बार जिस अंदाज से अमेरिका निकल रहा है, इसकी पाकिस्तान को कीमत ना चुकानी पड़ जाए। और इसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त तक वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ बेहतरीन है कि जी हम किसी भी सूरत किसी भी हालत में अपने अड्डे भी नहीं देंगे, हम किसी तरह भी अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि दोबारा अफ़गानिस्तान का जो में अंदर होने वाली कोई खुदा न खास्ता खाना जंगी है वो पाकिस्तान की सरहदों में आ जाए। तालिबान फिर एक बार पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएं, मूरद इल्ज़ाम ठहराकर पाकिस्तानी बच्चों पर हमले करें, पाकिस्तानी शहरों पर खुदकश बमबार बन जाएं, फिर एक बार आ जाएं। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का एक लॉन्ग स्टैंडिंग बयान है और स्टैंड है कि जी वो ना तो इस जंग में शामिल होना चाहते थे, ना होंगे, ना ही किसी तरह वो फैसिलिटेट कर अमेरिका को, अफ़गानियों को और अफ़गान तालिबान को, अफ़गान अवाम को अपना फिर से दुश्मन बनाएंगे। आगे ही बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड अफ़गान गवर्नमेंट एंड अफ़गान पब्लिक। तो इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से भी जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे अफ़गानिस्तान में ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान ने किसी तरह भी अमेरिका का साथ दिया। हाँ, चाइना जिस तरह चाह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो ये बेहतरीन इकदाम है। लेकिन इसके साथ साथ अफ़गानियों को बैठकर खुद तालिबान को, इसको गनी को, अब्दुल्ला को, दूसरे धड़ों को, सबको मिलकर अब अफ़गानिस्तान में अमन के लिए सोचना पड़ेगा। और अगर ये एक बार अमन ले आए तो अफ़गानिस्तान में बहुत दौलत भी आएगी, मंसूबे भी आएंगे। तो इस हवाले से अमन में मुश्किलात आती नज़र तो आ रही हैं। ठीक है हामिद खान साहब, आपका भी जवाब आ गया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमने देखा है 2-3 रोज से सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कुछ खबरें सामने आ रही थी कि कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान में
कमी हो चुकी है। फिर फैसलाबाद में हमने कुछ मनाजिर देखे कि वहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे थे गुज़िश्ता रोज़, अपने अपने कार्ड्स लेकर के। उन्हें फर्स्ट डोज वो ले चुके हैं, दूसरी डोज उन्हें नहीं मिल रही, कहा जा रहा है कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है। और फिर हमने आज देखा कि वहाँ पर एक्सपो सेंटर की अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे, वहाँ जब उन्हें कहा गया कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं है तो उन्होंने एक्सपो सेंटर के दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ दी और हंगामा आराई हमें वहाँ पर देखने को मिली। हमारा सवाल हमारे पैनलिस्ट से यही है कि कोरोना वैक्सीन की कमी क्या हमारी हुकूमत की नाअहली है? शुएब साहब। नाअहली नहीं, ये इनकी प्लानिंग की खराबी है। अच्छा। हुआ ये है कि कोरोना का जब मर्ज आया तो इसकी दवाई कोई नहीं थी, फौरी तौर पे वैक्सीन तैयार की गई। चूँकि इतने बड़े पैमाने पे करोड़ों लोगों तक ये पहुंच चुका है और ख़तरा था कि ये 1919 की तरह जब रेड फ्लू आया था, ये दोबारा कोई बड़ी तादाद में अमवात ना हो जाए, बल्कि अभी तक हो भी चुकी है बड़ी तादाद में अमवात। तो कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार की गई। अब जिन जिन ममालिक ने तैयार की है वो पहले अपने लोगों को तरजीह देते हैं। ठीक है। अमेरिका सिर्फ अपने लोगों को तरजीह दे रहा है, अमेरिका अपने आबादी को सारों को वैक्सीनेशन करने लगाना चाह रहा है। बरतानिया तकरीबन 80% को लगा चुका है। यूरोप में भी यही हो रहा है सारे में। रशिया ने पहले थोड़े से दरवाजे खोले थे, स्पुतनिक वैक्सीन उन्होंने बेची थी, फिर उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ठीक है। चाइना एक है जो हमें दिए जा वैक्सीन दे रहा है। बिल्कुल। अब हुआ ये कि हमने पहले 60+ की एक वैक्सीन खोली, फिर 60s वाले आ गए कि 50 से 60 साल के लगवा लें। जब 50 से 60 साल वाले आए तो जो 60 साल से ऊपर वाले थे उन्होंने तो लगवाई थी, 50 से 60 वालों में आके वो रेशो नीचे आया लगाने का। ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा चलो ये कम लगा रहे हैं, 40 भी खोल दें। बिल्कुल। अब 40 में आके फिर वो लोग आए जिन्होंने लगवाई नहीं। ये 40 और 50 दोनों पे गवर्नमेंट को सारे बिल्कुल सही। बजाय उसके के वही रोकते लोगों को लगाते, जो बाद में क्या है उन्होंने 30 वाले भी ओपन कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही 30 वाले ओपन जो किए तो 10 दिन बाद काजी 19 साल से ऊपर वाले भी आ गए। यानी कि सारे मुल्क की आबादी को उन्हें कहा जाए आप जाके अब वैक्सीन लगवा लें। जो चीज आपके पास इस मिकदार में नहीं है कि आप 40 या 50 से ऊपर को लगा सकें, वो आपने नीचे तक सबके लिए ओपन कर दी। सही। अब उसका ये रिजल्ट है कि आपके पास वैक्सीन कम हो रही है। सही। और ये लोग पहले लगवाना चाह नहीं रहे थे, अब देखें आपने लाजिम कर दिया कि उस्ताद पढ़ने वही जा सकता है जो वैक्सीन लगाए। बिल्कुल ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी का कॉलेज का तालिब इल्म वही क्लास में एंटर होगा जो वैक्सीनेटेड होगा, वैक्सीन लगवाई होगी। सही। सूरत हाल ये है कि उस्ताद तो लगवा रहे हैं बड़े तादाद में, लड़के स्टूडेंट जो हैं वो वहां पे खड़े हुए हैं। बड़ी यूनिवर्सिटी उसके अंदर सेंटर बना दिए गए हैं। ठीक है। लेकिन वैक्सीन उतनी मिकदार में है नहीं मिल रही। ठीक है। अब 2 दिन में 3 दिन में उम्मीद है कि चाइना से एक बड़ी खेप बिल्कुल ऐसे है। लेकिन है तो ये नाअहली। लेकिन जब तक वो खेप नहीं आएगी, आपकी प्लानिंग की नाकामी है तो वो नाअहली में याद ठीक हो गया। ठीक होगा कि ये गवर्नमेंट की प्लानिंग की नालायकी है कि आज यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है। अब इनको 3 दिन 4 दिन के लिए सरकारी तौर पर ऐलान कर देना चाहिए ताकि हमने रोक किसी भी तकलीफ से बचा जा सके। ठीक है। के बाद हम करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो लोग वहां जाते रहेंगे, जलील होते रहेंगे और इसी तरह से हंगामे होते। ठीक है। फयाज साहब क्या फरमाएंगे? वही बात है ना कि हमारे मुल्क में हर काम में सियासत होती है। हमारी हुकूमत हो, अपोजिशन हो, वो एक दूसरे की मदद करने के बजाय, एक दूसरे को हेल्प करने के बजाय हर काम में सियासत करते हैं। सही। ये जो मरहलावार खोली गई, और ये सही बात है, 100% सही बात की इन्होंने। प्लानिंग साथ नहीं की कि हमारे पास इतनी वैक्सीन मौजूद भी है कि नहीं। इतने हम सेंटर खोले जा रहे हैं और वाकई में भी हम लगाए जा रहे हैं हर जगह पे। हम इसको मुहैया कर सकेंगे इतनी? आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि कोरोना कंट्रोल में जा रहा है, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। लेकिन ये जो सीन देखे हमने टेलीविज़न पे और जो खबर आ रही है कि वैक्सीन सेंटर तोड़े जा रहे हैं और वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो जिन्होंने प्लानिंग करनी थी, उनकी मेन जिम्मेदारी थी कि आप इतना बोझ डाल रहे हैं सिस्टम पे। बिल्कुल। क्या आपकी तैयारी इतनी है? तैयारी तो बिल्कुल नहीं थी। आप तो पता चल रहा है कि तैयारी नहीं थी और बस पॉलिटिकली ये चाह रहे थे कि फौरी तौर पर हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसमें प्लानिंग की बिल्कुल कमी है। और लेकिन एक हो गया वाक़या, मैं समझता हूँ कि अब भी वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात अच्छे हैं तो प्लानिंग बेहतर की जा सकती है। वो जो हुकूमती हल्के हैं यकीनन वो काम कर रहे होंगे और उन्हें करना भी चाहिए।
उसमें मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा हुकूमत का फॉल्ट है। हुकूमत ने अच्छा काम भी किया ठीक है, और बिल्कुल लग रहा है कि वो अगले 2-3 दिन में, अभी जो महकमा सेहत पंजाब की खबर मैंने पढ़ी है और महकमा सिंध की भी जो सेहत का है, तो उसमें कुछ अच्छी बातें आ रही हैं कि अगले चंद दिनों में वैक्सीन की डोजेज़ आ रही हैं और मेरे ख्याल में इस मसले पर काबू पा लिया जाएगा। कौम को इस इंतशार नहीं बनाना चाहिए। लोगों को जो वैक्सीन सेंटर पर जा रहे हैं उनसे कुछ चीज़ छुपाई नहीं जा रही, कहीं कमी हुई है तो मेरे ख्याल लोगों को भी तावन करना चाहिए। और ये हुकूमत का सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है, हमारा भी फ़र्ज़ है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कोताही हो प्लानिंग में, लेकिन हमें हेल्प आउट करना चाहिए कि इस इतना वबा के शदीद खिलाफ रिएक्ट नहीं करना रिएक्ट चाहिए। नहीं। बिल्कुल सही। प्रोफेसर फरमाइएगा, बात ये हो रही कि परफॉर्मेंस तो हुकूमत की हमने देखा कि इसके ऊपर बहुत अच्छी थी, लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि बड़ा अच्छा प्रोसीजर है, वैक्सीन लगाई जा रही है सुकून से। फिर हमने ड्राइव थ्रू का भी देखा, यहाँ पर ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया। लेकिन ये जो भी वैक्सीन की कमी हुई है, वाकई हुकूमत की नाअहली है? ख्याल ये पुअर प्लानिंग तो डेफिनेटली है इसमें कि वो ये बहुत सिंपल था कि देख लेते कि इन्वेंट्री कितनी आपके पास है और कितनी और एक्सपेक्टेड है किस टाइम तक और कितने लोगों को आप अलाउ कर सकते हैं, तो वो किया जा सकता था। आई मीन इन दिस डे एंड एज जब टेक्नोलॉजी के अवेलेबल है और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इट वाज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन इन्होंने नहीं किया। वो मैस जो क्रिएट हुआ वो इसी वजह से कि अंडर 19-20 तक जो था उनको भी ओपन कर दिया और वही आपके पाकिस्तान की सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। जब आपने इतनी बड़ी लॉट को एकदम बुला लिया सारी के सारे, तो वो नो मैटर कि कितनी भी सप्लाईज आपके पास हैं, दे आर गोना रन आउट। तो वो पुअर प्लानिंग तो डेफिनेटली है इसमें। अब फिर कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर कोई चीज़ लेट से ख़त्म हो गई है तो डज इट मीन के लोगों को फिर पत्थर उठा के बिल्डिंग्स को तोड़ना चाहिए और डैमेज कर दें नेशनल एसेट्स जो हैं। अब लाहौर एक्सपो सेंटर में जो ट्रेजेडी हुई है, फिर फैसलाबाद में भी आपने कहा कि कुछ हुआ था कल, बिल्कुल, तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट। ये किसकी बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, किसके दरवाजे तोड़ रहे हैं? पाकिस्तानी टैक्स पेयर ने पे किए हुए हैं। ये कोई प्राइम मिनिस्टर अपने घर से तो नहीं लेके आते या गवर्नर साहब ने तो नहीं उसको दिया गवर्नमेंट को। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर है, कोई $50 पे करता है, कोई 200, कोई 5,000, 10,000 पे करते हैं साल का, फिर जाके ये चीज़ें बनती हैं। अब अपने ही एसेट्स को उठा के तोड़ना शुरू कर देना, दिस इज जस्ट अनफॉर्चुनेट। इट शुड नॉट हैव हैपेंड एट ऑल। ठीक होगा। हामिद खान साहब, आप क्या कहेंगे? फरमाइएगा। जैसे हमारे मेहमान भी यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत की ऑब्वियसली अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी और पिछले 2-3 दिन से ये खबरें भी सामने आ रही थी कि कमी हो गई है वैक्सीन की, लेकिन हुकूमत तरदीद करती रही। फिर कहा गया जी 1 दिन का स्टॉक बचा। आप क्या कहेंगे, वाकई नाअहली है हुकूमत की? जी सुमेरा, बात ये है कि ये बड़ा अहम सवाल है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी फिर एक बार हुकूमत की आती है, फेडरल गवर्नमेंट की आती है। उसमें NCOC के सरबराह की हैसियत से असद उमर की आती है, जिन्होंने बरमला बार बार कहा कि जी हम चाहते हैं मैक्सिमम वैक्सीन लगे, हर सूरत लगे। और सब सूबों को, खुसूसन सिंध, पंजाब को उन्होंने ज़ोर दे देकर कहा कि आप जी दही और शहरी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं और आपको किसी तरह में भी कोई कमी नहीं होगी दस्तयाबी के हवाले से भी। लेकिन एक तरफ तो सूबा सिंध जो है KP के एक बार फिर लीड ले जाते हुए 2 लाख वैक्सीन रोज़ाना के टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी जानिब ये है कि एक्सपो में देखा, कराची में भी, लाहौर में भी, कि जी वैक्सीन की दस्तयाबी नहीं हो रही और लाइनें लग गई हैं और बहुत सारे लोग बगैर वैक्सीन लगवाए घर गए हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो है वो 12 लाख वैक्सीन मज़ीद आनी थी जो डिले हो गई, जो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आनी थी। उनमें कुछ दिन लग गए। कुछ जगह पर जो वैक्सीन तैयारी हो रही है और जो पाकिस्तान के हिस्से की सप्लाई है उसमें कोई 2-3-4 दिन का डिले आ गया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर 2 बातें तो बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं। एक ये कि हुकूमत की प्लानिंग, चाहे वो वही बात कहूँगा गंदम की ख़रीदारी के हवाले से पिछले साल का हो, या शुगर की गन्ने की क्रशिंग के हवाले से हो, या पेट्रोल के रिजर्व के हवाले से हो, तो मतलब गवर्नमेंट जहाँ बहुत सारी कामयाबियाँ समेट रही है वहाँ पर उसके ऊपर ये जो प्लानिंग में कमी का जो एक आप समझिए एक मोहर सी लगती जा रही है, इनको इस दाग को धोना पड़ेगा और लोगों को इस बात पर एतमाद देना पड़ेगा कि जी उनके यहाँ प्लानिंग जो है वो चीज़ों की वक्त पर की जा रही है। और वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान को जहाँ पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सराहा रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कोविड की तीसरी लहर पर भी बड़ी खूबसूरती और कामयाबी से काबू पा लिया और
दुनिया में सबसे कम तरीन रेट वाले ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो गया है, जहाँ कोविड-19 का रेट इस वक्त लेस दैन 2% पर चला गया है और दिन ब दिन अमवात की तादाद भी कम होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्लाह का करम शामिल है और बेशक हुकूमत की कोशिशें शामिल हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन वैक्सीन की जो दरामद है, जो इसको मंगवाना है, उसके ऊपर जंगी बुनियादों पर काम होना चाहिए, डिले नहीं आना चाहिए। हुकूमत के अंदर अभी मुझे पैनिक तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत पूरे एतमाद है कि अगले 2 से 3 दिन में जो वैक्सीन की कमी का बहरान है वो हल हो जाएगा। चाइना से वैक्सीन भी आ जाएगी और WHO की जानिब से भी हमें जो कि वैक्सीन हैं वो भी आ जाएंगी। तो लेकिन बार बार क्वेश्चन ये कि आवाम को एक तरफ से इतना ज़ोर दिया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएं और दूसरी जानिब अगर वैक्सीन की अदम दस्तयाबी होगी तो जो बंदा 1 बार 2 बार जाता है वो बार बार वैक्सीन लगवाने नहीं जाएगा और उससे जो है वो आवाम में बदएतमादी फैलेगी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हर सूरत वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाए। सही, ठीक, बिल्कुल ठीक। हामिद खान साहब, आपका भी जवाब आ गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शोहबुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैज़ वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। प्रोफेसर एजाज अहमद कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हामिद खान अल-मशरिकी साहब इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।